पार्टी करो जैसे ये 1999 हो। अब एक उलझा हुआ लेकिन दिलचस्प सवाल उठाते हैं। वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होंगे? इसका सीधा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। शायद उल्टा सवाल पूछना आसान होगा। ऐसा क्या है जिस पर ज्यादातर लोग सहमत होते हैं? जैसे कि महान दार्शनिक नीत्शे ने कहा था, पागलपन व्यक्तियों में तो कम होता है, लेकिन जब वही लोग समूहों, पार्टियों, देशों या पूरे युगों में शामिल हो जाते हैं तो पागलपन एक नियम बन जाता है। वैसे ये नीत्शे ने खुद पागल होने से पहले कहा था। अगर आप किसी ऐसे विचार को पहचान सको जो बहुत लोकप्रिय है लेकिन गहराई से देखने पर भ्रमित करने वाला है, तो उसके पीछे छिपा सच शायद कुछ और होगा। अब मानिए एक सीधी बात, कंपनियां पैसा कमाने के लिए होती हैं, खोने के लिए नहीं। ये बात हर सोचने समझने वाले इंसान को साफ समझ आनी चाहिए। लेकिन 1990 के दशक के आखिरी कुछ सालों में कई लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तब की नई अर्थव्यवस्था में पेज व्यू, यानी कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट देखी, ये मान लिया गया था कि ये मुनाफे से ज्यादा मायने रखता है। उस दौर में हर नुकसान को भविष्य में फायदे के निवेश के रूप में देखा जाता था। हम पुरानी बातों को समझने में अक्सर गलती करते हैं। जब कोई विश्वास टूटता है तो हम उसे बुलबुला कह देते हैं, लेकिन जब बुलबुला फूटता है तो उसकी वजह से जो सोच बिगड़ती है वो अक्सर हमारे साथ बनी रहती है। 90 के दशक का इंटरनेट बूम 1929 की मंदी के बाद सबसे बड़ा बुलबुला था, और उस अनुभव ने आज की टेक्नोलॉजी सोच को काफी हद तक प्रभावित किया है। अगर आपको साफ साफ सोचना है तो सबसे पहले अतीत पर सवाल उठाना सीखना होगा। हम 90 के दशक को एक खुशहाल और इंटरनेट से भरे आशावादी दौर के रूप में याद करते हैं, लेकिन असलियत में सब कुछ इतना शानदार नहीं था। 1990 की शुरुआत एक उम्मीद के साथ हुई, जब बर्लिन की दीवार गिरी, लेकिन कुछ ही समय में अमेरिका मंदी में चला गया। 1991 में मंदी खत्म तो हुई, लेकिन सुधार बहुत धीमा था। बेरोजगारी बढ़ती रही, इंडस्ट्री कभी वापस नहीं आई, और सर्विस सेक्टर की ओर शिफ्ट मुश्किल था। 92 से 94 तक एक उदासी और बेचैनी का माहौल था। अमेरिकी सैनिकों की तस्वीरें मोगादिशु में मारे जाने के बाद न्यूज पर आईं। मेक्सिको में नौकरियां जा रही थीं, जिससे लोग चिंतित थे। राष्ट्रपति बुश हार गए और रॉस पेरोट को 20% वोट मिले, जो तीसरे पक्ष के किसी उम्मीदवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। सांस्कृतिक रूप से भी माहौल हल्का नहीं था। ग्रंज, हेरोइन और निर्वाण जैसे ट्रेंड किसी आशा या जोश का नहीं, बल्कि बेचैनी का प्रतीक थे। सिलिकॉन वैली भी उस वक्त बहुत स्लो लग रही थी। जापान से मुकाबला हार रहे थे, और इंटरनेट का कमर्शियल यूज 1990 के अंत तक अलाउड नहीं था। वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल आम नहीं था। जब 1993 में मोज़ेक नाम का पहला वेब ब्राउज़र आया, तभी चीज़ें बदलने लगीं। मोज़ेक आगे जाकर नेटस्केप बना, जिसने 1994 के आखिर में नेविगेटर ब्राउज़र निकाला। उसका इस्तेमाल इतनी तेज़ी से बढ़ा कि नेटस्केप सिर्फ 1 साल के भीतर आईपीओ के लिए तैयार हो गया। भले ही वो कंपनी अभी तक मुनाफे में नहीं थी। 5 महीने में नेटस्केप के शेयर 28 से 174 तक पहुंच गए। फिर याहू, अमेज़न, सब एक के बाद एक पब्लिक होने लगे। कुछ ही सालों में इनके शेयर्स कई गुना बढ़ गए। लोगों ने सवाल उठाए, क्या ये पागलपन नहीं है? लेकिन उस वक्त फेडरल रिजर्व के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने 1996 में ही चेतावनी दी थी। शायद ये तर्कहीन उत्साह है। हो सकता है टेक्नोलॉजी में भरोसा थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ये कहना गलत होगा कि वो सब बकवास था। असल में उस समय बाकी दुनिया में हालात उतने अच्छे नहीं थे। जब दुनिया डगमगा रही थी, .com का उन्माद कैसे शुरू हुआ? जुलाई 1997 में एशिया में बड़ा आर्थिक तूफान आया, जिसे पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट कहा गया। थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं भारी विदेशी कर्ज और भाई भतीजावाद वाली पूंजी व्यवस्था, क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण लड़खड़ा गईं। फिर आया रूस का रूबल संकट, अगस्त 1998 में। रूस ने अपनी मुद्रा की कीमत घटा दी और अपने पुराने कर्ज चुकाने में नाकाम रहा। अब जरा सोचिए, 10,000 परमाणु हथियारों वाला देश और पैसे की भारी कमी। यह खबर सुनते ही अमेरिकी बाजार हिल गया। डॉव जोन्स इंडेक्स कुछ ही दिनों में 10% से ज्यादा गिर गया।
चिंता वाजिब थी। रूस के इस संकट ने एक बड़ी चेन रिएक्शन शुरू की, जिसमें अमेरिका का एक बड़ा हेज फंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट (LTCM) लगभग डूब ही गया। इस फंड ने 1998 के आखिरी हिस्से में करीब 4.6 अरब डॉलर का नुकसान झेला। फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें घटानी पड़ी और बड़ा बेलआउट देना पड़ा। तब भी LTCM पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा की देनदारियां थीं। यूरोप भी बहुत अच्छी हालत में नहीं था। जनवरी 1999 में यूरो करेंसी की शुरुआत हुई, लेकिन लोगों में भरोसा नहीं था। पहले दिन ये $1.19 तक गया, फिर 2 साल में गिरकर सिर्फ 83 सेंट रह गया। 2000 में G7 देशों को अरबों डॉलर झोंकने पड़े ताकि यूरो को संभाला जा सके। यानी सितंबर 1998 में जो .com उन्माद शुरू हुआ, वो एक ऐसे समय में आया जब दुनिया की पुरानी व्यवस्था लड़खड़ा रही थी। हर जगह मंदी, अव्यवस्था और अनिश्चितता थी। ऐसे में एक ही उम्मीद दिखी, इंटरनेट की नई अर्थव्यवस्था। .com उन्माद सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक ये एक तेज, छोटा, लेकिन पूरी तरह पागलपन भरा दौर था। सिर्फ 18 महीने का, लेकिन जैसे सिलिकॉन वैली में सोने की खदान मिल गई हो। हर जगह पैसा ही पैसा था, और उस पैसे को पकड़ने के लिए उत्साही, कभी कभी धोखेबाज लोग कतार में थे। हर हफ्ते नई नई स्टार्टअप्स अपनी ग्रैंड लॉन्च पार्टीज के लिए एक दूसरे से होड़ करती थीं, क्योंकि लैंडिंग पार्टी यानी सफलता के बाद की सेलिब्रेशन बहुत ही कम होती थी। कागजी करोड़पति महंगे रेस्टोरेंट्स में हजारों डॉलर के बिल बनवाते थे और अपने स्टार्टअप के स्टॉक्स से भुगतान करने की कोशिश करते थे। कभी कभी तो ये सच में काम भी कर जाता था। लोग अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर स्टार्टअप्स में कूद रहे थे। मैं एक ऐसे शख्स को जानता था जो 40 साल की उम्र में कॉलेज कर रहा था और एक साथ 6 कंपनियां चला रहा था। सच कहें तो 40 की उम्र में कॉलेज करना भी थोड़ा अजीब है, और एक साथ 6 कंपनियां शुरू करना तो और भी ज्यादा। लेकिन उस वक्त ये सब नॉर्मल माना जाता था। सबको पता था कि ये पागलपन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। कई सफल कंपनियों का मॉडल ही अजीब था। जितना ज्यादा बढ़ती, उतना ज्यादा नुकसान होता। लेकिन लोग नाच रहे थे, क्योंकि संगीत बज रहा था। .com नाम से ही कंपनी की वैल्यू दोगुनी हो रही थी। ये तर्कहीनता उस समय की तर्कसंगत बात लगती थी। पेपैल और पागलपन। जब मैं 1999 के अंत में पेपाल चला रहा था, तो मैं डरा हुआ था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई किसी भी चीज पर आंख मूंदकर भरोसा कर रहा था। लोग बिना किसी ठोस प्लान के स्टार्टअप शुरू कर रहे थे। मुझे एक दोस्त ने बताया, उसने अपने लिविंग रूम में बैठे बैठे अपनी कंपनी का IPO प्लान कर लिया था, और उसे यह एकदम साधारण बात लगी। उस माहौल में समझदारी दिखाना भी अजीब लगता था। कम से कम पेपाल के पास एक बड़ा मिशन था। हम $, की जगह इंटरनेट की अपनी नई मुद्रा बनाना चाहते थे। हमारा पहला प्रोडक्ट ऐसा था कि लोग पाम पायलट नाम की डिवाइस से एक दूसरे को पैसे भेज सकें। लेकिन किसी को उसकी जरूरत ही नहीं थी। यहां तक कि जर्नलिस्ट्स ने इसे 1990 के 10 सबसे बेकार बिजनेस आइडियाज में शामिल किया था। पाल्म पायलट उस वक्त भी नया था, लेकिन ईमेल आम हो चुका था। तो हमने सोचा, क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां लोग ईमेल से पैसे भेज और पा सकें। 1999 की शरद ऋतु तक हमारा ईमेल वाला प्रोडक्ट बढ़िया चलने लगा। कोई भी वेबसाइट पर लॉगिन करके आसानी से पैसे भेज सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि ग्राहक कम थे, ग्रोथ धीमी थी और खर्चे बढ़ रहे थे। पेपाल को चलाने के लिए हमें कम से कम 10 लाख यूजर चाहिए थे। हमने सोचा, चलो लोगों को जोड़ने के लिए उन्हें पैसे ही दे देते हैं। जो नया यूजर जुड़ता उसे $10 मिलते, और अगर वो किसी को रेफर करता तो उसे $10 और। ये तरकीब काम कर गई। हजारों लोग जुड़ने लगे और ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गई। हाँ, इसमें खतरा था। खर्चे भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन हमने सोचा, अगर यूजर बेस बड़ा हो गया तो हर ट्रांजैक्शन पर थोड़ा सा कमीशन लेकर पेपाल मुनाफे में आ सकता है। हमें पता था कि हमें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी, और यह भी समझ आ गया था कि मार्केट का जोश ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। हमें भरोसा नहीं था कि निवेशक हमारे मिशन पर यकीन करेंगे, इसलिए हमने जल्दी से जल्दी फंड जुटाने का फैसला किया। 16 फरवरी 2000 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमारे वायरल ग्रोथ की तारीफ करते हुए एक रिपोर्ट छापी। उसमें लिखा था कि पेपाल की कीमत करीब $500 मिलियन हो सकती है।
अगले ही महीने जब हमने $100 मिलियन का फंड जुटाया तो हमारे मेन इन्वेस्टर ने जर्नल के इस आकलन को सही मान लिया। कुछ निवेशक तो उससे भी ज्यादा जल्दबाज निकले। एक साउथ कोरियन फर्म ने बिना किसी ऑफिशियल बात या पेपर वर्क के हमें सीधे $5 मिलियन भेज दिए। जब मैंने वो पैसे वापस करने की कोशिश की तो उन्होंने ये तक नहीं बताया कि पैसे कहाँ लौटाने हैं। मार्च 2000 में हुआ ये फंडिंग हमारे लिए बहुत अहम साबित हुआ। इससे हमें पेपाल को सही मायने में बनाने का वक्त मिला। और जैसे ही ये डील पूरी हुई, मार्केट क्रैश हो गया। सीखे गए सबक। जैसे जैसे साल 2000 का जोश ठंडा पड़ा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उफ, पार्टी खत्म हो गई। नैस्डैक मार्च 2000 के बीच में अपने टॉप पर 5048 तक पहुंच गया, लेकिन सिर्फ एक महीने में वो गिरकर 3321 पर आ गया। अक्टूबर 2002 तक ये गिरावट और गहरी हो गई, जब नैस्डैक 1114 तक नीचे चला गया। 90 के दशक का जो टेक्नोलॉजी को लेकर जोश था, अब उसे लालच और पागलपन कहकर खारिज किया जाने लगा। भविष्य उज्ज्वल है जैसी सोच को अब भविष्य अनिश्चित है कहकर रिप्लेस कर दिया गया। जिन लोगों के पास लंबी सोच थी, उन्हें भी हद से ज्यादा जोशीला या एक्सट्रीम कहा जाने लगा। वैश्वीकरण अब नई उम्मीद बन गया था, क्योंकि .com के सपने पूरे नहीं हो पाए थे। इन्वेस्टर्स वापस रियल एस्टेट और ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना की ओर भागने लगे। और इससे एक नया बुलबुला बना, इस बार हाउसिंग का। सिलिकॉन वैली के लोगों ने .com क्रैश से 4 बड़े सबक सीखे। धीरे धीरे आगे बढ़ो। बड़े सपनों ने बुलबुला फुलाया था, इसलिए अब लोग मानने लगे कि छोटे कदम दर कदम आगे बढ़ना ही समझदारी है। दुबला पतला और लचीला बनो। कोई प्लानिंग मत करो, जो आए वही करो। प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो। हर चीज को ट्रायल और एरर से समझो। प्रतिस्पर्धा में सुधार करो। नई चीजें बनाने के बजाय पहले से मौजूद बाजार में बेहतर प्रोडक्ट देने पर फोकस करो। सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान दो, सेल्स पर नहीं। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है तो वो उतना अच्छा नहीं है। असली टेक्नोलॉजी खुद ब खुद बिकती है, लेकिन असली सच इससे थोड़ा अलग है। साहसी होना साधारण बनने से बेहतर है। बुरी योजना भी योजना ना होने से बेहतर होती है। जहां बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, वहां मुनाफा नहीं होता। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सेल्स भी उतनी ही जरूरी है। हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, 90 के दशक में बुलबुला था, लेकिन उस समय लोग 0 से 1 पर विश्वास करते थे, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं था। और यही सबसे बड़ी बात थी। बहुत सारे लोग सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गए, लेकिन जो लोग आगे बढ़े, उन्होंने सच में कुछ नया बनाया। भले ही मार्च 2000 का हाई पागलपन था, लेकिन उस वक्त लोगों में एक अलग ही स्पष्टता थी कि हमें आगे बढ़ने के लिए कितनी जरूरी टेक्नोलॉजी चाहिए। और ये भी भरोसा था कि हम वो बना सकते हैं। आज भी हमें नई टेक्नोलॉजी की उतनी ही जरूरत है, और शायद उसके लिए हमें फिर से 1999 जैसा जोश और विश्वास जगाना होगा। अगर हमें अगली पीढ़ी की शानदार कंपनियां बनानी हैं, तो हमें पुराने डर से बाहर निकलकर सोचना होगा। सिर्फ भीड़ की बातों से अलग होने के लिए नहीं, बल्कि सच में अपने दिमाग से सोचने के लिए। यही सबसे जरूरी बात है।